हाय स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आइए वोकैबुलरी के अपने आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी ये क्लास बेस्ड है कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड होमोफोन्स पे। आज के सेशन में हमने जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फ्रेजेस और होमोफोन्स चूज किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो है सारे ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स को बहुत ही मन से विद ऑल योर डेडिकेशन समझने की कोशिश करेंगे, नोट्स भी रेडी करेंगे ताकि ये आपके काम आए। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेयर जो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स का, इट इज एंशियंट एंड एंटिक। सी, ये होमोफोन्स नहीं है क्योंकि इन दोनों ही वर्ड्स की स्पेलिंग भी बहुत हद तक डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम नहीं है। होमोफोन्स के लिए जरूरी है कि स्पेलिंग्स में बहुत बारीक सा, बहुत माइनर सा डिफरेंस हो, जिसके चलते प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम हो। जैसे कि जब हम BARE बेयर बोलते हैं और BEAR, तो इसे भी बेयर बोलते हैं, तो ये होमोफोन्स है। ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड जिनकी स्पेलिंग्स ऑलमोस्ट सेम हो, प्रोनाउंसिएशन सेम हो, उन्हें हम होमोफोन्स बोलते हैं। लेकिन एंशियंट और एंटिक, ये जो दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं बट होमोफोन्स नहीं है। आइए इन्हें समझते हैं। हिंदी में तो हम इन दोनों को ही प्राचीन कह सकते हैं, पर इनके कॉन्टेक्स्ट अलग अलग हैं। जैसे कि ancient, which means very very old, belonging to a time in history thousands of years ago। मतलब कुछ भी जो बहुत पुराना है, बहुत पहले का है। यूजुअली हम इसे प्लेसेस के लिए यूज करते हैं, बिल्डिंग्स के लिए यूज करते हैं, और अगर आप पहले के टाइम को बोले तो इन एंशियंट टाइम ऐसे बोल सकते हैं। सिविलाइजेशंस के लिए भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं। पहले की जो सभ्यताएं हो उनको रिफर करने के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। टिपिकली हम कह सकते हैं एंशियंट प्लेसेस इन आवर कंट्री, एंशियंट बिल्डिंग्स, एंशियंट टाइम या एंशियंट सिविलाइजेशंस। आइए एग्जांपल से देखते हैं। We studied ancient civilizations like Greece and Rome in history class। फाइन, मतलब हमने ancient civilizations के बारे में अपनी हिस्ट्री क्लास में पढ़ा है। Now coming to the other word, antique। एंटिक को भी हम प्राचीन बोल सकते हैं, पुराना कह सकते हैं, पहले का कह सकते हैं, बट एंटिक बेसिकली किसी आइटम के लिए, किसी प्रेशियस मटेरियल के लिए यूज करते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, पर ये एन ऑब्जेक्ट सच एज फर्नीचर और आर्ट दैट हैज हाई वैल्यू बिकॉज ऑफ इट्स एज एंड ब्यूटी। मतलब पहले के, काफी पहले के टाइम की कोई इंपॉर्टेंट वस्तु, कोई बहुत काम की चीज, हम उसे एंटिक आइटम, एंटिक ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। जैसे कि 100 साल पुरानी कोई चेयर हो आपके घर में या आपने कहीं देखी हो, ऐसा लगता हो इस पे कोई राजा बैठा करता होगा, तो आप उसे एंटिक चेयर बोल सकते हैं। फाइन, एंटिक ज्वेलरी बोल सकते हैं, वो ज्वेलरी जो बहुत साल पहले बनाई जाती थी, उसे बोल सकते हैं। एंटिक पेंटिंग्स होती हैं। फाइन, मतलब एनी फिजिकल मटेरियल जो हिस्ट्री से रिलेट करता है, हाईली वैल्यूड है, काम का है और जिसे आज तक सहेज के रखा गया है, ऐसे ऐसे पीसेस ऑफ आर्ट को, ऐसे ऐसे पीसेस ऑफ फर्नीचर को, ऐसे मटेरियल्स को हम एंटिक बोलते हैं। दुनिया भर में जो म्यूजियम्स खुले हुए हैं, इन म्यूजियम्स में एंटिक ऑब्जेक्ट्स ही आपको मिलते हैं, बहुत पहले के टाइम की चीजें। जैसे कि किसी किसी सोल्जर, किसी फाइटर, किसी किंग का कोई वेपन, उसका कोई हथियार जो वो यूज करता हो अपने टाइम पे, तो उसे आप एंटिक वेपन बोल सकते हैं। एंटिक चेयर, एंटिक पीस ऑफ ज्वेलरी, ऐसी चीजों को आप एंटिक बोलते हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, बहुत ही वैल्यूड है, बहुत स्पेशल है, बहुत ही फाइन क्वालिटी मटेरियल के साथ उनको बनाया गया है और कोई कोई इंपॉर्टेंट फिगर इन हिस्ट्री उसे यूज करता होगा। राइट, ये जो इमेज आप अपने लेफ्ट में देख रहे हैं,
ये किसी बिल्डिंग को रिलेट कर रही है, तो इसको आप अगर रेफर करेंगे तो एंटिक से नहीं रिलेट करेंगे, आप इसको एंशियंट से रिलेट करेंगे। फाइन, इस बात का ध्यान रखिएगा कि एंशियंट और एंटिक दोनों को हिंदी में प्राचीन बोला जा सकता है, बट कॉन्टेक्स्ट आर प्रिटी डिफरेंट। एंशियंट जहां पहले के प्लेसेस, पहले की बिल्डिंग्स, पहले के टाइम, पहले की सिविलाइजेशंस को रेफर करता है, वही एंटिक जो है पहले के और अच्छे, यूजफुल, वैल्यूबल ऑब्जेक्ट्स, आइटम्स, फिजिकल मटेरियल्स को रिलेट करता है। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं, बेसिकली जो हमने अभी समझा है उसको चेक करके देखते हैं। My mother loves buying space from the local weekend markets. Yes, देखिए, इसे आप ड्रेसेस कर लीजिए, ड्रेसेस। My mother loves buying ancient dresses और antique dresses from the local weekend markets. मेरी मम्मा को पसंद है कि वो लोकल मार्केट्स में जा करके बहुत पहले की ड्रेसेस बाई करती थी, मतलब वो ड्रेसेस जो आज के 100 साल पहले, 50 साल, 200 साल पहले के लोग पहनते थे। सर ड्रेसेस ना फिजिकल मटेरियल्स में आएगा, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स में आएगा, इसलिए हम एंशिएंट नहीं यूज करेंगे क्योंकि ये कोई बिल्डिंग प्लेसेस नहीं है, ये पहले के टाइम पे पहने जाने वाले कपड़े हैं जो कि स्पेशल क्वालिटी ऑफ फैब्रिक से बनते होंगे। तो एंटिक वर्ड आपको यूज करना चाहिए। मूविंग ऑन, अकम्प्लिश वर्सेस अकम्प्लिश, थोड़ा सा इनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, अकम्प्लिश और अकम्प्लिश। यस, ये दोनों वर्ड्स होमोफोन्स है क्योंकि इनका जो प्रोनाउंसिएशन है ऑलमोस्ट सेम है। आइए मीनिंग्स को समझ लेते हैं। ये इमेज जो आप देख रहे हैं, अभी मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, फिर आप देखिएगा कि किधर ये रिलेट करती है। सी, accomplish is a very strong, very positive word. Accomplish means to successfully complete, achieve or do something, especially after a lot of hard work. See, accomplish your goal, accomplish a job, accomplish a mission, accomplish a task means to complete it, to finish it. कुछ भी हासिल करना, किसी काम को पूरा करना, to successfully reach your goal, to successfully achieve your target। जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, आपको जो भी टास्क मिला है या जो भी आपने टास्क अपने आप से चूज किया है, अगर आप उस काम को कर ले जाते हैं, अगर आप अपने एम को पा लेते हैं, मींस आप उस काम को अकम्प्लिश कर लेते हैं। अकम्प्लिश मींस टू कंप्लीट अ टास्क, टू अचीव समथिंग, कुछ हासिल करना, किसी काम को पूरा करके दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, वी विद इनफ प्लानिंग वी यू कैन इजीली अकम्प्लिश योर स्टडी गोल्स। अगर आपने प्लानिंग अच्छी करी हो और हार्ड वर्क अगर आप करें साथ में, तो फिर आप अपने गोल्स को, स्टडी गोल्स को जरूर अकम्प्लिश कर सकते हैं। क्लियरली ये शो हो रहा है कि ये जो इमेज है ये इसी अकम्प्लिश की है। नाउ कमिंग टू द अदर अकम्प्लिश, ये एक नाउन है अकम्प्लिश एंड इट इज बेसिकली अ हेल्पर और पार्टनर हु स्पेसिफिकली असिस्ट समवन इन डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल। अकम्प्लिश कौन है? ये एक सहायक है, ये एक साथी है, ये एक असिस्टेंट हो सकता है, ये एक आपका राइट हैंड हो सकता है, जिसकी हेल्प ले करके आपने कोई गलत काम या इलीगल एक्शन को परफॉर्म किया है। फाइन, यस, किसी चोरी में जो दूसरा पर्सन आपके साथ है वो अकम्प्लिस है। इसको सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं पार्टनर इन क्राइम। क्या बोलते हैं? पार्टनर इन क्राइम। जैसे किसी ने किसी घर में घुस के चोरी करी, नीचे जो है घर के बाहर बाइक पे एक दूसरा पर्सन बैठा हुआ था, तो उसने चोरी तो नहीं करी, लेकिन चोरी करने के बाद जो पहला पर्सन लौट के आएगा उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसने बाइक को स्टार्ट ही रखा, बाइक को बिल्कुल रेडी ही रखा, तो वो अकम्प्लिस है, वो पर्सन जो बाइक पे बैठा हुआ है। फाइन, सो अ पार्टनर इन क्राइम, वन हु असिस्ट यू इन डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल। आइए एग्जांपल से समझते हैं। द थीव्स अकम्प्लिस वेटेड आउटसाइड विद अ गेटवे कार। मैं देख रहा ना आप, मैंने आपको ऐसे कुछ बताया था।
चोर का जो साथी था वो बाहर उसने वेट किया विद अ गेट अवे कार, एक कार के साथ, मतलब जिसको लेके वो भाग जाएंगे। फेयर इनफ? यस, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। आइए इस सेंटेंस को ट्राई करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितना समझे हैं। इफ वी कोऑपरेट, अगर हम मिल के काम करें, वी कैन द एंटायर प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे आफ्टरनून। एक जरूरी चीज आपको देखनी है, accomplish is a verb. It means to perform a job. An accomplice is a noun. It is basically a person who does something wrong, illegal or unlawful. अब ध्यान से देखिएगा, वी सब्जेक्ट हो गया, कैन मोडाल हो गया, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। इसके बाद आपको फिर से मेन वर्ब ही चाहिए ना, यानी कुल मिला के आपको वर्ब चाहिए, तो आप इस वाले अकम्प्लिश को रखिए क्योंकि यही वर्ब है। दिस वन इज अ नाउन। वी कैन अकम्प्लिश द एंटायर प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे आफ्टरनून। बाकी पढ़ के भी यही लग रहा है कि अगर हम मिल के काम करें तो हम इस प्रोजेक्ट को फ्राइडे आफ्टरनून तक जरूर अकम्प्लिश कर सकते हैं, जरूर पूरा कर सकते हैं। फाइन, मूविंग ऑन। Arrive versus reach, a very important pair of confusing words. I did not say homophones. ये homophones कैसे हो सकते हैं? इनकी स्पेलिंग्स टोटली डिफरेंट है, कुछ भी इनमें सेम नहीं है, तो ये homophones नहीं, बट दे आर कंफ्यूजिंग वर्ड्स ऑफ हाई वैल्यू। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स। इनका कंफ्यूजन इतना सटीक है कि कंफ्यूजन को दूर करना बहुत मुश्किल है। आइए मैं बताता हूँ। सी, अराइव और रीच दोनों ही किसी प्लेस पे आने, वहां पहुंचने के लिए, अपने टारगेट को पाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ही यूज होते हैं। यस, अराइव और रीच दोनों ही एंड ऑफ जर्नी को डिस्क्राइब करते हैं। फाइन, यस, अगर ये एंड ऑफ जर्नी है तो यहाँ अराइव भी यही यूज होगा और रीच भी यही यूज होगा, यानी कि दोनों का मतलब एक काम को पूरा करना है, किसी प्लेस पे आना, किसी प्लेस पे पहुंचना है। बट इनके यूजेस में, सेंटेंसेस में, इनको जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले तो टू रीच द एंड ऑफ जर्नी, किसी यात्रा के अंत में पहुंचना। टू गेट टू अ डेस्टिनेशन, किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंचना। सेम मीनिंग, सेम मीनिंग। यस, डिफरेंस देखिए, वी ऑलमोस्ट ऑलवेज यूज एट और इन राइट आफ्टर इट, ये एक बड़ा डिफरेंस है। अराइव के बाद हम अक्सर एट या फिर इन भी यूज करते हैं, बट नो प्रेपोजिशन फॉलोज रीच, मतलब हम रीच के बाद एट या फिर इन या कोई और प्रेपोजिशन नहीं यूज करते हैं। जैसे कोई कहे कि मैं ऑफिस पहुंच रहा हूं, सो आई एम अराइविंग एट ऑफिस, और अगर रीच लगाएगा तो ही वोंट से आई एम रीचिंग एट ऑफिस, ही विल सिंपली से आई एम रीचिंग ऑफिस। फाइन, यस। और एक और थोड़ा सा परसेप्शन में डिफरेंस है, उस डिफरेंस को, मतलब समझ में, चीजों को लेने के तरीके में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि अराइव को हम आना से रिलेट करते हैं और रीच को हम पहुंचना से रिलेट करते हैं। याद करने के लिए अराइव का ए और हिंदी में आना, आ से अराइव, आ से आना, ए से अराइव और आ से आना। मतलब आप अगर कहीं आ रहे हैं, जैसे कि आपने अपने फ्रेंड को बोला कि तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। आपने अपने फ्रेंड को बोला कि तू रुक, मैं वहीं पहुंच रहा हूं। सर, आपका फ्रेंड कह रहा है कि मैं वहां पहुंच रहा हूं, तो वो रीच बोलेगा। आप क्या बोलोगे? कि मेरा फ्रेंड आ रहा है, यानी कि माई फ्रेंड इज अराइविंग। आई रिपीट, सी, ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ हैं, जब आप यहां से यहां जा रहे हैं तो ये दूर कहीं आप जा रहे हैं, रीच हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो फ्रेंड है वो तो कह रहा है कि कोई मेरे पास आ रहा है ना, तो उसके लिए अराइव है। जब आप काम करके घर के लिए निकलते हैं और घर वालों से पहले फोन पे बात कर लेते हैं, तो घर वालों का सेंटेंस हो सकता है कि फादर जो है घर आ रहे हैं, है ना, मतलब फादर इज अराइविंग एट होम। और फादर का सेंटेंस क्या हो सकता है कि मैं घर जा रहा हूं, आई एम रीचिंग होम।
तो कहीं पर आने के कॉन्टेक्स्ट में आप अराइव बोलिए और कहीं पे पहुंचने के कॉन्टेक्स्ट में आप रीच बोल सकते हैं। जैसे कि यू आर अ पैसेंजर और आप किसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का वेट कर रहे हैं और अनाउंसमेंट होता है ट्रेन का, तो क्या होगा, ट्रेन आ रही है ना, आपकी नजर में ट्रेन आपके पास आ रही है, तो द ट्रेन इज अराइविंग। और जो पैसेंजर्स ऑलरेडी ट्रेन के अंदर हैं, वो क्या बोलेंगे कि हम इस स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, वी आर रीचिंग लखनऊ रेलवे स्टेशन। फाइन। तो वो पैसेंजर जो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का वेट कर रहा है, उसके हिसाब से ट्रेन आ रही है, और वो पैसेंजर्स जो ट्रेन के अंदर हैं, उनके हिसाब से ट्रेन किसी स्टेशन पे पहुंच रही है। और ये एक बड़ा डिफरेंस है कि इधर प्रेपोजिशन लगता है जबकि इधर कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता। फाइन। द आवर फ्लाइट्स विल अराइव एट द एयरपोर्ट अराउंड मिडनाइट। ध्यान से देखिए, ये कोई वो पैसेंजर हो सकता है जो एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट का वेट कर रहा हो। और वी हाइक्ड फॉर 5 hard hours टू फाइनली रीच द माउंटेन टॉप। ये देखिए माउंटेन का टॉप है, आप यहां से ऐसे ऐसे इस टॉप पे पहुंच रहे हैं। तो रीच के बाद कोई प्रेपोजिशन लगा? नहीं लगा। अराइव के साथ प्रेपोजिशन लगा। अराइव मीन्स आना, रीच मीन्स पहुंचना। यस, और प्रेपोजिशन का ध्यान रखिएगा। आइए चेक कर लेते हैं कि आपने कितना सीखा है। When did you finally space the hotel yesterday? मतलब कल आप होटल किस टाइम पे पहुंचे थे? आप कल होटल किस टाइम पे पहुंचे थे? ये स्ट्रक्चर ही रॉन्ग है। अभी अभी मैंने साफ बोला कि रीच के साथ वी डू नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये वाला ही करेक्ट हुआ। देन फाइन, आगे बढ़ते हैं। आपको दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स दिख रहे हैं, एड वर्सेस एड। सेम प्रोनाउंसिएशन, जरा भी डिफरेंस नहीं है। मीनिंग में यहां पर एंड में ई आ गया है बस। स्पेलिंग्स में दोनों में एंड में बस ई आ गया, और कोई डिफरेंस नहीं है। इनका मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। एट एंड एड। एड नाउन और वर्ब दोनों है, और जो दूसरा एड है इट इज जस्ट नाउन, इट्स प्लेन नाउन। सी, इस एड को बोलते हैं मदद या फिर मदद करना। फाइन। और ये जो एड है, ये बेसिकली वो पर्सन है जो आपकी मदद कर रहा है, या ये वो पर्सन है जो आपका काम कर रहा है। आपका असिस्टेंट हो सकता है, आपका सेवक हो सकता है, आपका नौकर हो सकता है। नौकर या सेवक भी तो आपका काम करता है, आप आपकी मदद करता है। फाइन। ये जो AID एड है, ये हेल्प के लिए आता है। और ये ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट एड बॉक्स आपको नहीं लग रहा? आपने सुना होगा फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे मेडिसिन होते हैं जिससे अगर किसी को चोट लगी हो तो उसे हेल्प मिल सकती है। फाइन। सो एड मीन्स टू हेल्प और सपोर्ट समवन, और द एक्चुअल असिस्टेंस, ये पैसे से असिस्ट करने के लिए, फूड से असिस्ट करने के लिए, मेडिसिन से असिस्ट करने के लिए यूज होता है। मतलब अगर आप किसी को फिनेंशियली हेल्प कर रहे हो तो वो फिनेंशियल एड हो सकती है। खाने के पैकेट्स दे रहे हो तो वो भी एड में आता है। मेडिसिन अगर आप किसी को प्रोवाइड करा रहे हो तो वो मेडिकल एड में आ सकता है। किसी को किसी तरीके से हेल्प देना AID एड। The local Red Cross organization sent medical aid to the flood victims. Basically, Red Cross organizations वो संस्थाएं होती हैं जो इमरजेंसी सिचुएशन में आगे आके लोगों की हेल्प करती। फ्लड विक्टिम्स का मतलब है वो लोग जो बाढ़ के शिकार हुए, तो उन्हें मेडिकल एड चाहिए थी, तो ऑर्गेनाइजेशंस ने वो मेडिकल एड उन्हें प्रोवाइड कराई। ये जो दूसरा एड है, इट मींस अ रियल पर्सन हुज जॉब इज टू सर्व एज एन असिस्टेंट, हेल्पर और एडवाइजर टू एन इंपॉर्टेंट फिगर। मैंने क्या बोला? वो पर्सन जो आपका दाहिना हाथ हो सकता है, जिससे आप एडवाइस लेते हो, जो आपका असिस्टेंट हो सकता है, जिससे आप बहुत सारा
जरूरी काम करने को बोलते हो। द प्रेसिडेंट कॉल्ड हिज टॉप ट्रस्टेड पॉलिटिकल एड फॉर इमीडिएट एडवाइस। किसी मामले पे प्रेसिडेंट को तुरंत एडवाइस की जरूरत थी तो उन्होंने अपने टॉप ट्रस्टेड पॉलिटिकल एड को बुलाया, मतलब वो सहयोगी जिस पे उनको सबसे ज्यादा ट्रस्ट था, बहुत ज्यादा भरोसा था। सो AID एड, फिनेंशियल एड, मेडिकल एड, और AIDE एड वो पर्सन जो हेल्प करता हो। लर्न करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। आप पहले वाले एड को हेल्प बोलिए, दूसरे वाले एड को हेल्पर बोलिए। छोटी स्पेलिंग हेल्प एड, बड़ी स्पेलिंग हेल्पर एड। ये याद करने का तरीका है। चेक योर अंडरस्टैंडिंग। द टीचर हायर्ड अ क्लासरूम टू असिस्ट विद ग्रुप एक्टिविटीज। टीचर ने किसको हायर किया होगा? अ क्लासरूम एड टू असिस्ट विद ग्रुप एक्टिविटीज। सर ये पोजीशन नाउन की है, आई एम टेलिंग यू हाउ। और एक ऐसे नाउन की है जिसमें पर्सन आता हो। ध्यान से देखिए, टीचर ने एक क्लासरूम एड को हायर किया। हायर मतलब किसी को नौकरी पे रखना होता है। ये आर्टिकल है, क्लासरूम एडजेक्टिव हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। ये कोई पर्सन है जो ग्रुप एक्टिविटीज में दूसरों को हेल्प करने के लिए हायर किया गया। फाइन, यस। Coming to the last pair of today's confusing words, which is alone versus lonely. बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, अक्सर लोग नहीं समझ पाते। अलोन भी अकेले को रिलेट करता है, लोनली भी अकेले को रिलेट करता है। अलोन सिंपली मीन्स बीइंग सिंगल, बीइंग वन, डू समथिंग बाय योरसेल्फ। हाँ, अकेला होना, अकेले किसी काम को करना, आपके पास में कोई नहीं बैठा है या उस प्लेस पे कोई नहीं है। जैसे कि आप घर से बाहर रूम ले करके रहते हैं, तो आप किसके साथ रहते हैं? आपने कहा नहीं, कोई मेरा रूम पार्टनर नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ, आई प्रेफर टू स्टे अलोन। ये आपकी चॉइस का पार्ट हो सकता है कि मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। बट व्हेन यू से आई एम लोनली हियर, इसका मतलब है कि आपका कोई यहाँ पे फ्रेंड नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, और आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं फील करते, आप बहुत सैड फील करते हैं, बहुत ही निराश रहते हैं। इवन तमाम लोगों की भीड़ में भी कोई लोनली हो सकता है। इवन पूरी फैमिली में सब लोग हों, उसके बावजूद भी कोई लोनली फील कर सकता है। लोनली का रिलेशन जो है वो बेसिकली किसी प्लेस पे अकेले होने से नहीं है, बल्कि अकेलापन महसूस करने से है, लोनलीनेस को फील करने से है, डिजेक्शन को फील करने से है, आइसोलेशन को फील करने से है, सैडनेस को फील करने से है। फाइन, यस। The physical state of being by yourself with no other people. It does not mean that you are sad. Alone होने का मतलब ये नहीं कि आप सैड हैं। कभी कभी तो आप गुस्से में कहते जाओ यार तुम लोग यहाँ से, just leave me alone for a few time, for a few minutes. मुझे अकेला छोड़ दो कुछ देर के लिए। मतलब you want to stay alone ना, you want to stay alone. Fine. लोनली को देखिए, द सैड इमोशनल फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड और विशिंग यू हैड फ्रेंड्स और कंपेनियनशिप। मतलब एक इमोशनल स्टेट है जब आप बहुत ही सैड फील कर रहे हैं, बहुत ही आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, और आप ये सोचते हैं काश मेरे भी फ्रेंड्स होते, मेरे भी साथी होते। तो लोनली आपके अकेलेपन को दिखाता है, और अलोन का मतलब आपकी चॉइस भी हो सकती। इट जस्ट मीन्स कि आप जहां पर हैं वहां कोई और आपके आसपास नहीं। फाइन, आप किसी पार्क में बैठे हुए हैं, बाय चांस ऐसा हो सकता है कि दैट व्हेन यू एंटर्ड द पार्क इट वाज टोटली एम्प्टी, देयर वाज नोबडी इनसाइड इट, यानी कि यू वर सिटिंग देयर अलोन, आप वहां अकेले बैठे हुए थे। फाइन, और अकेले बैठ करके अगर आप अकेला महसूस कर रहे थे, देन यू वर फीलिंग लोनली। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। शी लाइक्स टू रीड अलोन। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जो जब पढ़ते हैं दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन द क्वाइट रूम वेयर नोबडी कैन डिस्टर्ब हर, यानी कि अलोन होना अच्छी बात हो सकती है, बिकॉज अलोन आप इसलिए चाहते हैं ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके। ही फेल्ट वेरी लोनली ड्यूरिंग हर फर्स्ट मंथ इन द बिजी अनफेमिलियर सिटी। वो पर्सन किसी नए शहर में जाता है, वो शहर बहुत फास्ट और बहुत बिजी होता है,
ऐसे में उसको कुछ महीनों में बहुत लोनली सा फील हुआ, उसको लगा यार मैं कहाँ फंसा हूँ। फाइन, यस, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। इस बार आप पूरी तरीके से ट्राई करिए। ऑल्दो ही सैट विद क्लासमेट्स, भले ही वो अपने क्लासमेट्स के साथ बैठा था, ही स्टिल फेल्ट, ये देखिए फील वर्ड अगर आ जाए तो आप लोनली को यूज कर लीजिए। और मैंने अभी क्या बोला था, आप भीड़ में भी अकेले महसूस कर सकते हैं। वो अपने क्लासमेट्स के साथ बैठा था लेकिन उसको अकेलापन लग रहा था। ही स्टिल फेल्ट लोनली इनसाइड, अंदर से वो अकेला ही महसूस कर रहा था। फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये जो इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोफोन्स और फ्रेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं, सब आपको क्लियर हो गई होंगी। अगेन अ बिग थैंक यू फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को थम्स अप जरूर देंगे, लाइक जरूर करेंगे। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, एंजॉय द डे।